वेलकम टू डेज़ी फन कोडिंग। आज के लेक्चर में हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर। आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब इसमें कुछ रजिस्टर्स होंगे और ये किस पे ऑपरेट होगा, एक क्लॉक सिग्नल पे ऑपरेट होगा और ये प्रोग्रामेबल डिवाइस है। It reads data और binary instruction from a storage device called memory। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कुछ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, किससे, एक डिवाइस से जिसे मेमोरी बोलते हैं। और इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो उनसे डाटा लेगा और जो डाटा होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा। फिर जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा और जो रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगा एज आउटपुट। Now, what is binary digits? Bit is an abbreviation for binary digits. Binary digits क्या होती है, हमारे पास 0 और 1 होती हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है इन बिट्स को कि 0 है या 1 है और प्रोसेस करेगा फिर उसको। ए ग्रुप ऑफ बिट्स कॉल्ड वर्ड। तो बेसिकली वर्ड क्या हुआ, कुछ कलेक्शन है बिट्स की। सपोज मैंने बोला मेरे माइक्रो प्रोसेसर के 8 बिट वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो हम वर्ड के बेसिस पे भी माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सपोज अ प्रोसेसर विद 32 बिट वर्ड, then it is known as 32 bit microprocessor. Next is traditionally the computer is represented as। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम कंप्यूटर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता था और एक होता था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस होते थे, आउटपुट डिवाइसेस होते थे और मेमोरी होती थी। जो ALU एंड CU है इसको हम क्या बोलते थे, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मे बी आपको कुछ पता होगा इनके बारे में, आपने पहले पढ़ रखा होगा। जैसे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो इनपुट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, जिनसे हमें आउटपुट मिलती है, जैसे कि आपका LEDs हो गई, स्विचेस हो गई। कंट्रोल यूनिट क्या है, जो कंट्रोल करती है हर एक डिवाइसेस के फंक्शन को और टाइमिंग प्रोवाइड करती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को हम क्या बोलते थे, CPU। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल था कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन। नाउ कंप्यूटर के 4 पार्ट्स थे। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 2 पार्ट आते थे, ALU एंड CU। इट कंटेन वेरियस रजिस्टर्स टू स्टोर डाटा। जो हमारा CPU होता है उसमें रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर क्या होता है बेसिकली, इसको भी हम आगे देखेंगे। अभी अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेमोरी है जिसमें आप कुछ डाटा स्टोर करते हैं। ALU क्या परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। CPU communicates with input output devices to accept or to send data। बेसिकली जो CPU है वही हमारा ब्रेन होता था, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या करता था, कम्युनिकेट करता था, जिससे वो डाटा एक्सेप्ट कर सके या सेंड कर सके। The timing of communication process is controlled by the group of circuit called the control unit। control unit भी क्या है, एक ग्रुप है सर्किट्स का जो क्या करते हैं, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को या कंप्यूटर को क्या देता है, डाटा प्रोवाइड करता है, उसे इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और जिससे आप डाटा देख सकते हैं उन्हें आप आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी। इट इज लाइक द पेजेस ऑफ अ नोटबुक विद स्पेस फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स ऑन ईच लाइन। बेसिकली मेमोरी क्या होती है, जैसे आपकी नोटबुक है उसमें काफ़ी पेजेस होते हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेस होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। तो कंप्यूटर में भी मेमोरी सेम तरह से होती है। बस जैसे हमारी नोटबुक में पेजेस होते हैं, ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर है उसमें पेजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। और हर लाइन एक 8 बिट रजिस्टर होता है। मतलब जैसे आप लाइन शो करते हैं नोटबुक में, यहाँ पर आप किस में बात करेंगे, 8 बिट रजिस्टर में। बहुत सारे रजिस्टर्स सीक्वेंस में जुड़ के क्या बनाते हैं, मेमोरी। जब हम बहुत सारे रजिस्टर्स को सीक्वेंस में जोड़ देते हैं तो हम उसे मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी कुछ नहीं है, बस रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट इज, जैसे जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी आती गई, उनमें एडवांसमेंट होती गई, तो CPU को क्या किया गया, एक सिंगल चिप
पे इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब उसे बिल्ड कर दिया गया। देखो पहले क्या था, सीपीयू में एएलयू अलग था, सीयू हमारी कंट्रोल यूनिट अलग थी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अलग थी। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो एएलयू और सीयू हैं जो उन सबको क्या किया गया, एक ही चिप पे बिल्ड कर दिया गया, मतलब एक सिंपल चिप ली हमने और उस पे बना दिया, और उस चीज को हमने क्या नाम दिया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट डिवाइसेस वही है, आउटपुट डिवाइसेस वही है, मेमोरी वही है, बस हमने क्या किया है, सीपीयू को एक चिप पे बिल्ड कर दिया है। ठीक है, जो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और आपकी मेमोरी है, ये एक्सटर्नली इससे कनेक्ट है। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो, जब हम एक कंप्यूटर में, बेसिकली कंप्यूटर के क्या पार्ट थे, एक सीपीयू था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी। जो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, इनको हम पेरिफेरल्स भी बोल देते हैं, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, और कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या था, उसका ब्रेन, दैट इज सीपीयू। जब हम सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर दें, मतलब माइक्रो प्रोसेसर लगा दें हम सीपीयू की जगह, तो उस तरह के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट होती है, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब आपके पास एक चिप होती है, उस पर आप वेरियस ट्रांजिस्टर्स, गेट्स, उनको क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, अब देखो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर था, उसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से एक्सटर्नली लगाते थे, मेमोरी भी एक्सटर्नली लगाते थे। अब क्या किया गया, एक चिप ली, उस चिप पे सीपीयू के साथ साथ मेमोरी भी, इनपुट आउटपुट, इन सभी चीजों को इंटरफेस कर दिया गया और उसे क्या नाम दिया, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, कंप्यूटर है जो एक सिंगल चिप पर होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर कुछ नहीं है, एक सिंपल सा कंप्यूटर है, बस उसे एक चिप पर बनाया गया है। फाइन, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, एक चिप है ये, इसमें एमपीयू भी है, माइक्रो प्रोसेसर, एमपीयू एंड एमपी। एमपी स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर, एमपीयू स्टैंड फॉर माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स। बोथ टर्म्स आर यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी, एडी कन्वर्टर, टाइमर, सीरियल इनपुट आउटपुट, ये क्या है, अभी हम इनको देखेंगे। अभी आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस समझ सकते हैं यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस में। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर हमने क्या पढ़ा था अभी, कि एक कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू का काम प्रोसेसर कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसका पार्ट है, एक माइक्रो कंप्यूटर का। तो फर्स्ट पॉइंट वही कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज वन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। ओके, सेकंड, माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्लीट कंप्यूटर है, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्यूटर होते थे उसी तरीके से माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्लीट कंप्यूटर है। बस क्या फर्क है कि जो सीपीयू का फंक्शन था ना, वो कौन परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो कंप्यूटर का जो सीपीयू का फंक्शंस थे वो अब एक माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, मतलब सीपीयू की जगह क्या आ चुका है, माइक्रो प्रोसेसर आ चुका है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये काफी अच्छा डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन ही लिखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आपका सीपीयू है जो एक चिप पर है। तो वही बात लिखी गई है, माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ चिप डिवाइस। ऑफ चिप डिवाइस का मतलब क्या है, कि जो आपकी मेमोरी थी, रैम, रोम, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, ये सभी आपके एक्सटर्नली कनेक्ट थे, ये एक चिप के ऊपर नहीं थी। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर इज ऑन चिप डिवाइस, मतलब इसमें जो भी आपकी मेमोरी है, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सभी इसके चिप के ऊपर ही होते हैं, मतलब यू कैन से चिप में इंटरनली ही होते हैं, आपको एक्सटर्नली कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है और माइक्रो कंट्रोलर में पावर कंजप्शन कम होता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है इस तरीके से हमारे पास क्या पड़ जाते हैं, एक्सपेंसिव, और ये पावर एंड स्पेस इनमें क्रिटिकल होता है। माइक्रो प्रोसेसर आर बेसिकली यूज फॉर जनरल पर्पज, whereas microcontroller are used for specific purpose unit.
जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनमें जो प्रोसेसिंग पावर है, मतलब कितनी स्पीड से वो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोसेस कर पा रहे हैं, वो काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर. इनमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 8085 है, 8086 है, अभी जो मेन है पेंटियम 4 है. इधर से आप 8051 देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर, 8089S52 देख सकते हैं, ARM PIC. काफ़ी सारे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारे हैं. ये मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल लिखे हैं, इनमें से आप कोई भी दो लर्न कर सकते हैं. इसमें इनबिल्ट रैम रोम नहीं होती, इसमें इनबिल्ट रैम रोम है. इनबिल्ट मीन्स ऑटोमेटिकली उसमें इंटरनली है. प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड एट सेम मेमोरी. जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें आपका जो डाटा है वो प्रोग्राम है वो एक ही जगह पर स्टोर होता है. ठीक है. और जो प्रोग्राम और डाटा है माइक्रो कंट्रोलर में वो अलग मेमोरी, मतलब प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए अलग स्पेस होगा और डाटा को स्टोर करने के लिए अलग स्पेस होगा. ठीक है. ये हमारा बेसिक था माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस. जब आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देंगे तो उसमें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे. सेम विद माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद ये फर्स्ट लिखेंगे पॉइंट, देन इसके बाद बाय. नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनको देख लेते हैं. बिट क्या है? कोई भी बाइनरी डिजिट आपका 0 और 1. 8 बिट. ठीक है. जब 8 बिट कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम बाइट बोलते हैं और 4 बिट को हम निबल बोलते हैं. वर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ बिट्स. वही पुरानी बात जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रुप है बिट्स का जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है और प्रोसेस करता है एक बार में. ठीक है. अब इंस्ट्रक्शन क्या है? देखो, इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं होती, जस्ट क्या होती हैं कि कुछ कमांड्स हैं. मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ मूव. ठीक है. मान लो मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं, एक रैंडम कोई भी रजिस्टर, मैं सपोज ए और बी रजिस्टर बोल रही हूँ. ठीक है. रजिस्टर को बाकी हम डिटेल में देखेंगे. तो मैं कह रही हूँ कि बी रजिस्टर से कोई डाटा ए रजिस्टर में भेजना है, तो उसके लिए कोई कमांड होनी चाहिए. तो उसके लिए हमने कमांड बनाई MOV, मूव. मूव का ई क्रॉस करके हमने MOV ले लिया बस. तो इस तरीके से एक कमांड है मूव. तो इस कमांड को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं. ठीक है. निमोनिक्स क्या है? बेसिकली निमोनिक वर्ड हमारा यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में. ठीक है. ये कुछ लेटर्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है जिनसे मिलके एक इंस्ट्रक्शन बनती है. तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? जिसमें निमोनिक्स होते हैं, उसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं. और मशीन लैंग्वेज जिसमें 0 एंड 1, मतलब हमारी ये बाइनरी यूज होती है. फाइन. तो उसके बाद है प्रोग्राम, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. अब जैसे आपके C++ कर रखी है, आपने सी प्रोग्रामिंग कर रखी है या कोई भी प्रोग्रामिंग कर रखी है, तो उसमें क्या होते थे, जैसे आपके प्रोग्राम होते थे, सेम वही प्रोग्राम ये है. बेसिकली आप इन दोनों को लिंक कर सकते हैं. जैसे हम सी का एक कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कुछ कमांड्स देते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वही प्रोग्राम ये है. एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लिखा जाता है. देन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. जो मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज होती हैं, मतलब जो मशीन पर डिपेंड करती हैं, उन लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज. ठीक है. और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ठीक है. मशीन पर डिपेंड नहीं करती. ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं इसमें, इंग्लिश से जुड़े जो हमें अंडरस्टैंडेबल होते हैं ह्यूमन बीइंग को, जैसे C++, जावा एक्सेट्रा. अब बेसिकली क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये सब क्या समझते हैं? मशीन. जीरो, मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, 0 और 1 को ही जानते हैं. तो जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज में. तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर. दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. डिफरेंस क्या है?
जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक ही बार कन्वर्ट कर देता है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, मतलब पहले एक लाइन को कन्वर्ट किया फिर दूसरी लाइन को। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ कि इंटरप्रेटर एक लाइन को जब कन्वर्ट कर देगा उसमें एरर चेक होगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, और कंपाइलर क्या होता है पहले कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसकी डीबगिंग मतलब एरर चेकिंग की जाती है। इन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, तो इसमें टोटल 40 पिन्स होंगी, आपको 1 to 20 ऐसे लिखना है, देन आपको रिवर्स ऑर्डर में 21 to 40 लिखना है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ जल्दी से, जिससे आप पिन डायग्राम को याद कर सके, ये मेनली एग्जाम्स में आता है। तो जो ये ट्रिक होगी जस्ट ये आपको याद करने के लिए, इसका ऐसा नहीं सोचना है कि कैसी ट्रिक है कैसी नहीं है, तो हम याद करते जल्दी से। x1 x2 नाम की दो लड़कियां होती हैं, उनका रिश्ता बाहर जाता है, रीसेट आउट होता है, तो फिर पता लगता है सोर्ड सीड नाम के लड़कों ने उन्हें ट्रैप कर रखा है। तो रिश्ते के लिए 7.5 मांगते हैं, 6.5 मांगते हैं, 5.5 मांगते हैं। ठीक है, तो घर वाले 5.5 तक दे सकते हैं, बट जो सोर्ड सीड होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते, INTR। तो जो घर वाले हैं अब डेफिनेट सी बात है वो अलाउ नहीं करेंगे, तो INTA नोट अलाउड, तो नोट के लिए हमने ऊपर बार लगा दी। फिर घर वाले क्या करते हैं, ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो वो 7 AD0 से AD7 तक ऐड देती हैं। ठीक है, और सबसे 20 पिन पे आपको VSS अप्लाई करना है, और 40 पे VCC, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड दे देते हैं वो। ठीक है, यहाँ से आपको A to 15, क्योंकि हमें पता है 16 एड्रेस बस होती हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से A लिख देंगे। फिर जो फर्स्ट ऐड थी AD0, उसको एक लड़का देखता है S0। ठीक है, वो देखते ही बोलता है अली, फिर वो कुछ लिखता है और उसको पढ़ के किसको सुनाता है, अपनी पापा को, या यू कैन से मम्मा को, S1 को। ठीक है, इस ऐड का AD0 को कौन पढ़ता है, S0 नाम का एक लड़का, और वो पढ़ते बोलता है अली, फिर वो कुछ लिखता है, राइट करता है, रीड करता है, और वो S1 को बताता है। जैसे ही S1 सुनता है वो बोलता है अयुमा आर यू रेडी, क्या आप रेडी हैं? ठीक है, तो आई एम रेडी। फिर रिश्ते की बात लेकर वो X1 X2 लड़की के घर जाते हैं, रिसेट इन होता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो फिर LHLDA हल्दी वगैरह होती है, फिर कुछ टाइम बाद विदाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैं वापस बता देती हूँ जल्दी से। X1 X2 नाम की दो लड़कियां, उनके रिश्ते की बात बाहर जाती है, सोड सेड नाम के लड़कों ने उन्हें ट्रैप कर रखा होता है, तो रिश्ते के लिए 7.5 मांगते हैं, 6.5, 5.5, बट फिर भी सोर्स से इंटरेस्टेड नहीं होते, तो फिर घर वाले अलाउ नहीं करते। तो घर वाले क्या करते हैं, ऐड दे देते हैं न्यूज़पेपर में, लास्ट पर VSS, और 40 पे आपको VCC, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 16 एड्रेस बस होती हैं, तो यहाँ 7 हुई है, तो आप 15 तक एड्रेस बस कंप्लीट करेंगे। जो आपकी फर्स्ट ऐड थी AD0, उसको कौन देखता है, S0 नाम का लड़का देखता है, उसे अच्छी लगती है तो बोलता है अली, फिर वो कुछ लिख कर लिखता है, और उसको कौन पढ़ता है, S1। ठीक है, जैसे ही S1 उसको देखता है वो बोलता है उमा आर यू रेडी। ठीक है, फिर वो रिश्ते की बात अंदर लेकर जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो लोग बाहर आते हैं, फिर उनकी हल्दी होती है, और कुछ टाइम बाद फिर विदाई हो जाती है। होल्ड और VCC आपको पहले से ही याद है, तो ये आपको पिन डायग्राम है, ये आपको एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, आर्किटेक्चर, तो हमने वही पढ़ा है। 8 बिट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर है, जो आपका 8085 होता है वो 8 बिट का होता है, और वो 64 के मेमोरी को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, 40 पिन्स होती हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत होती है इसको ऑपरेट होने के लिए। वो 3 मेगाहर्ट्ज की आप इसको क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली जितनी भी आपकी डिवाइसेस होती हैं, फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हैं, इनको आप क्लॉक सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब नए वर्जन आ चुके हैं 8085 के, तो जो सेकंड वर्जन है वो 5 मेगाहर्ट्ज पे भी ऑपरेट होता है। ठीक है, बेसिकली हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। अभी देखो हमने जस्ट पिन डायग्राम पढ़ा है, तो आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमने इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट एड्रेस बस, सेकंड डाटा बस, थर्ड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फोर्थ इज पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिफ्थ इज एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल, जो एक्सटर्नली कुछ इनिशिएटेड होंगे,
एंड लास्ट इज सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। देखो थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे है, ठीक है। अगर आपको एक्सटर्नल आर्किटेक्चर करके कुछ डायग्राम आता है तो आप ये बना के आएंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपके सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपके दो होते हैं, एस और SID, सीरियल इनपुट डाटा एंड सीरियल आउटपुट डाटा। अभी हम जस्ट इस डायग्राम को देख रहे हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इनके फंक्शन को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपकी जो एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स होते हैं वो आपके होते हैं जो भी आपके इंटरप्ट्स थे, ठीक है। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, 5.5, INTR। उसके अलावा आपका क्या होगा, रेडी, होल्ड और रीसेटिंग, ये आपके सारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स में आएंगे, ठीक है। अब कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं उनको एक्नॉलेज दिया जाता है, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट में दो आते हैं, एक आता है आपको INTA और एक आता है आपको HLDA। जो HLDA होती है वो होल्ड के लिए होती है और INTA होती है ये INTR के लिए होती है, ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा X1 और X2 ये आपके पास एक क्रिस्टल ऑसिलेटर्स होते हैं। VCC का मतलब है 5 वोल्ट की सप्लाई और VSS का मतलब है ग्राउंड, ठीक है। ये रीसेट आउट और ये क्लॉक आउट है। उसके अलावा कुछ कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, उसमें आपका आएगा रीड, RD, WR, IO, M, S1, S0, ALE, ठीक है। अब देखो जो एड्रेस बस होती हैं वो 16 होती हैं और जो डाटा बस होती हैं वो आपकी 8 होती हैं, ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको माइक्रो प्रोसेसर का, ये आपको आना चाहिए। डाटा बस होती है 8, एड्रेस बस होती है 16। तो आप AD0 से AD7 तक, मतलब ये टोटल 8 हो गई क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है, ये एड्रेस और डाटा दोनों की तरह एक ही में बिहेव करती है। मतलब हमने क्या किया है, पिन को कम करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारी 8 डाटा बस थी उनको एड्रेस बस के साथ ज्वाइन किया। अब हमें क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पिन है वो एड्रेस की तरह एक्ट करेंगी या डाटा की तरह एक्ट करेंगी, उसको भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझेंगे कि AD0 से AD7 तक आपकी, इनको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स्ड। मल्टीप्लेक्स होता है, मल्टीप्लेक्सर से आया है, आपने डिजिटल सिस्टम डिजाइन में पढ़ा भी होगा। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या होता है कि एक ही चीज जब मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकती है। जैसे यहाँ पर ये पिन है, जो आपकी 8 पिन है, ये आपको एड्रेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और डाटा बस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बस क्या होता है, ये बस करे जा रहे हैं हम इतनी देर से, बस है क्या। बस बेसिकली वायर्स होती हैं जिनमें क्या आपका बिट्स फ्लो करती हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वायर्स। उसके अलावा आपकी अब एड्रेस बस टोटल 16 थी, आपकी 8 हुई, 8 रह गई, तो उन्हें आप बोलेंगे हाई ऑर्डर एड्रेस बस। अब हम इनको समझते हैं जल्दी से। एड्रेस बस, जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है, सिग्नल 16 सिग्नल लाइंस होती हैं। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो एड्रेस बस होती हैं वो 16 होती हैं, ठीक है, आर यूज्ड एज एड्रेस बस। 16 पिन होती हैं और जिसमें आपकी AD0 से AD7 तक है, ये दो पर्पज के लिए यूज हो रही हैं, एड्रेस के लिए भी और डाटा के लिए भी। और A8 से 815 तक हाई ऑर्डर एड्रेस कहलाते हैं हम, मतलब A8 से A15 वालों को हम क्या बोलते हैं, हाई ऑर्डर एड्रेस। ये यूनिडायरेक्शनल होंगी और किस लिए यूज की जाती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मतलब क्या, देखो हर एक पर्टिकुलर मेमोरी का कुछ एड्रेस होता है, तो जो 8085 है उसमें एड्रेस कितने का होगा, 16 बिट का होगा। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब पहले वाली मोस्ट होती हैं, जो आगे बिट्स होते हैं उन्हें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, तो उनके लिए क्या यूज करते हैं हम, एड्रेस बस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डाटा बस। AD7 से AD0 ये बाई डायरेक्शनल होती हैं, लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह भी यूज कर सकते हैं हम इन्हें और डाटा बस की तरह भी। जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो जो अर्लियर पार्ट होता है साइकिल में, तो उस टाइम ये एड्रेस बस की तरह एक्ट करेंगी। मतलब मान लो आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दी है, तो स्टार्टिंग में ये एड्रेस बस की तरह एक्ट करेंगी और बाद में ये डाटा बस की तरह एक्ट करती है, इसलिए इन्हें मल्टीप्लेक्सिंग बोला गया है। इस चीज को हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं।
और इसलिए नाम इनका पड़ा मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डाटा बस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एड्रेस बस की तरह एक्ट कर रही है डाटा बस की तरह? तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है, एक लैच होता है, ठीक है। लैच पता होगा आपको, होप फ्लिप फ्लॉप का कनेक्शन होता है, सिंपल लेके चलो। एक लैच होता है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। अभी हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या होता है? जो आपकी कंट्रोलिंग परफॉर्म करती है, टाइमिंग परफॉर्म करती है किसी भी सिग्नल का, ठीक है। तो ये कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, इन सबको आप सिस्टम बस के अंडर रखते हैं। तो आपको क्वेश्चन आए डिफाइन सिस्टम बस, तो उसमें आप ये 3 चीजें लिख कर आएंगे। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। देखो, 2 कंट्रोल सिग्नल होते हैं, 3 स्टेटस सिग्नल होते हैं और एक स्पेशल सिग्नल होता है। जो भी हमने ALE, एक लैच की बात की है, एड्रेस लैच इनेबल की, जब एड्रेस लैच इनेबल पे 0 होता है, ठीक है। 0 1 कैसे हो सकता है? लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से। जब 0 होगा तो जो हमारी ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस डाटा बस थी, ये डाटा बस की तरह एक्ट करेगी, और अगर 1 होगा तो ये एड्रेस बस की तरह एक्ट करेगी। अब हम कैसे याद करेंगे कि 1 पे एड्रेस बस की तरह एक्ट करेगी? क्यों है ऐसा? देखो, नाम बता रहा है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। जब ये इनेबल होगा, ठीक है, ये किसको इनेबल कर रहा है? एड्रेस को, फाइन। तो ये लैच कब इनेबल होगा? 1 पे। तो 1 पे किसकी तरह एक्ट करेगा? एड्रेस की तरह। नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल देखते हैं, RD एंड WR। RD को हम रीड बोलते हैं, ये एक्टिव लो सिग्नल होता है। अब देखो कैसे पता लगा एक्टिव लो सिग्नल है? इसके ऊपर ये लाइन लगी है, इसे हम बार बोलते हैं। एक्टिव लो सिग्नल का मतलब क्या होता है? 2 तरह के सिग्नल होते हैं हमारे पास, एक एक्टिव लो सिग्नल है, एक एक्टिव हाई सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल से मतलब क्या है? जो लो वोल्टेज पे काम करे, मतलब जब हमें 0 मिलेगा तब ये एक्टिव होगा। एक्टिव होने से मतलब है अपना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर इसके ऊपर बार नहीं होता तो जब इसको 1 बिट देते हम तो ये काम करता। अब ये कब काम करेगा? जब इसको लो सिग्नल मिलेगा, मतलब जब इसके पास 0 बिट आएगी। तो ये क्या करता है? दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट, आई मतलब इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट, और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड डाटा आर अवेलेबल ऑन द डाटा बस। मतलब ये किस लिए यूज किया जाता है? रीड करने के लिए कोई भी डाटा को। और WR क्या है? सेम एक्टिव लो सिग्नल है, राइट के लिए यूज होता है। जब 0 होगा तो जो डाटा बस में डाटा है, बेसिकली डाटा किस में होता है? डाटा बसेस में होता है। तो वो कहाँ राइट हो जाएगा? किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे या मेमोरी लोकेशन पे, जहां भी हम अपनी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे लिखना चाहते हैं, अपने डाटा को राइट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज IO एंड M। अब देखो M के ऊपर भी बार है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक्टिव लो होगा। जब इस पर 1 होगा, ठीक है, जब इस पिन पर 1 सप्लाई करेंगे हम, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। और अगर हम 0 सप्लाई करेंगे इस पिन पर, तो मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, फाइन। नेक्स्ट इज S0 एंड S1, ये स्टेटस सिग्नल होते हैं। These are status signal used to give information of operation performed by microprocessor. Basically, जो ये S0 और S1 है, ये हमें क्या बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। वो राइट कर रहा है, रीड कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कर रहा है, मेमोरी से कर रहा है, मतलब जो भी माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑपरेशन कर रहा होगा उसके बारे में कौन बताते हैं? ये स्टेटस सिग्नल S0 एंड S1। They specify 4 different condition of 8085 machine cycle. अब देखो, आपने अगर माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे 2 तरीके की हम साइकिल्स की मेनली बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल। तो देखो, कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है, कोई इंस्ट्रक्शन मीन्स आपने कोई कमांड्स दी हैं, तो उनको परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको आप क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में एक मशीन साइकिल भी हो सकती है, बहुत सारी मशीन साइकिल भी हो सकती हैं। तो हम देखते हैं मशीन साइकिल क्या होता है। मशीन साइकिल, इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, टू कंप्लीट एन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेसिंग अ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। बेसिकली क्या है? आप किसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं,
या किसी आप इनपुट डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं, आउटपुट डिवाइस को एक्सेस कर रही हैं, एक्सेस करने से मतलब आप उस पर रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर जितना टाइम लेता है उसे आप क्या बोलते हैं, एक मशीन साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके क्या होते हैं, 5 टाइप आ जाती हैं, यू कैन से 5 पार्ट हो जाते हैं। फेच मशीन साइकिल, ठीक है, फेच का मतलब कुछ फेच करना। ओप कोड फेच होता है। अब क्वेश्चन आता है ओप कोड क्या होता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक ओप कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। ओप कोड जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, MVI A,20H। अब देखो यहाँ पर जो MVI A है ये आपका ओप कोड है। ये क्या बता रहा है, MV होता है मूव, I मतलब इमीडिएट, ए मतलब एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है इसे भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, और 20H क्या है, ये आपका डाटा है। फाइन, तो इस डाटा को आप बोलते हैं ऑपरेंड, और इस आपकी जो ये इंस्ट्रक्शन है, यू कैन से कमांड है, जो भी आपने ये लिखा है आप इसे बोलेंगे ओप कोड। तो सबसे पहले ओप कोड फेच होता है, उसके बाद मेमोरी रीड मशीन साइकिल होती है, मेमोरी से आप रीड करेंगे। जैसे देखो फेच होने का मतलब क्या है कि MVI A मेमोरी लोकेशन में रख दिया, उसके बाद डाटा रख दिया, तो उसके बाद आप मेमोरी से रीड करते हैं। ठीक है, इसको रीड किया, फिर इसको रीड किया। अगर आपको कुछ राइट ऑपरेशन करना है, कोई और डाटा आपको यहाँ पर स्टोर करना है, तो फिर मेमोरी राइट ऑपरेशन होता है। उसके बाद आप इनपुट से भी कुछ रीड करना चाहते हैं या आउटपुट से, सेम इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल एंड इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। फाइन, इसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा था, मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, आइडिया हो गया आपसे। अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखो VCC 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, VSS ग्राउंड को शो करता है। X1 X2 क्या है, दो क्रिस्टल हैं जो आपस में कनेक्टेड है, मतलब X1 और X2 क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर के डीप में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी आप सिंपल ये समझो कि ये एक चीज है जो आपको क्या प्रोवाइड करती है, 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, 6 मेगाहर्ट्ज की क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो 3 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें फ्लिप फ्लॉप्स लगे होते हैं अंदर। ठीक है, अ, तो वो क्या हो जाएगी, जो ये फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल की, ये 2 से डिवाइड होती है जब वो इंटरनली जाती है, तो इसलिए हमें 6 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई करनी है। नेक्स्ट इज क्लॉक आउट, क्लॉक आउटपुट यूज्ड एज सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस, मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्टेड है आपके माइक्रो प्रोसेसर से, उनके लिए ये क्लॉक सिग्नल का काम करता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल। अब देखो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ठीक है, इन 5 को आप इंटरप्ट्स बोलते हैं। इंटरप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इंटरप्ट्स को आप ये समझ लीजिए कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, उसको रोक देना, मतलब उसको कोई ऐसा सिग्नल आ जाना कि आप रुक जाओ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको स्टॉप करो, और जो ये सिग्नल आया है इस काम को परफॉर्म करो। मतलब इंटरप्ट्स क्या होते हैं, अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को आ जाते हैं। जब ये आते हैं तो कई बार क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को अपना काम रोक के वो करने भी होते हैं और नहीं भी करने होते। जैसे अभी सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर मुझे कोई बुला ले तो वो मेरे लिए क्या है कि इंटरप्ट है। फाइन, अब वो मेरे लिए अर्जेंट भी हो सकता है और मेरे लिए इग्नोरेबल भी हो सकता है, तो इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज INTA, इंटरप्ट एक्नोलेज, सेंड एक्नोलेजमेंट रिगार्डिंग टू इंटरप्ट्स ओनली। अब देखो बेसिकली क्या होता है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस थी या कुछ भी है, उसे आपको कोई भी इंटरप्ट आया, ठीक है, आप उसको क्या बोलेगा, माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को, जो इंटरप्ट्स आई हैं उनको कहेगा कि फाइन हमने आपकी बात सुन ली है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं एक्नोलेज करना। ठीक है, तो इसमें सिंपल बात थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज होल्ड, होल्ड इंडिकेट डेटा पेरिफेरल, कोई भी आपकी पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि DMA कंट्रोलर होते हैं। DMA क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर है।
ठीक है। ये कई बार आपके माइक्रो प्रोसेसर को कह देता है कि हमें क्या यूज करना है, एड्रेस और डाटा बस का यूज करना है। तो होल्ड क्या है, ये एक इंटरप्ट की तरह ही एक्ट करेगा। तो अब डीएमए को बताना कि हमने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली होल्ड क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को आई है कि हमें कुछ टाइम के लिए आपकी एड्रेस बस और डाटा बस चाहिए। ठीक है। अब उस डीएमए को इस कंट्रोलर को बताना कि हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, तो उसे हम बोलेंगे होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। INTA क्या कर रहा था, इंटरप्ट्स को एक्नॉलेज कर रहा था, और HLD सिर्फ किसको एक्नॉलेज करता है, इस होल्ड को। इसमें एक लास्ट होता है रेडी, यूज टू डिले माइक्रो प्रोसेसर रीड और राइट साइकिल। बेसिकली कई बार क्या होता है कि जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसके साथ बहुत सारी डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखी है, एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है। तो रेडी क्या करता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के साइकिल्स को, रीड या राइट साइकिल है, उनमें डिले प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि वो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ मैच कर सके। नेक्स्ट इज सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। सीरियल इनपुट डाटा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दो होते हैं, एक SID होता है, एक SOD होता है। इनपुट के लिए SID है, आउटपुट के लिए SOD है। सीरियल से मतलब क्या होता है कि आप एक सिंगल लाइन लेंगे और उसी में आप अपनी बिट्स को भेजेंगे। ठीक है। अब देखो, एक डाटा बस होगी, एक बारी में इसमें आप एक ही बिट को भेज सकती हैं। जैसे ट्रांसमिशन होता है एक टेलीफोन लाइन में, उस तरीके से है। एक होता है सीरियल, एक होता है आपका पैरेलल। पैरेलल में आप जैसे मान लो आपको 7 बिट्स भेजनी है, तो उसमें आप 7 लाइंस का यूज करेंगे। बट सीरियल ट्रांसमिशन यूज करेंगे तो उसमें आप एक ही लाइन लेंगे, या यू कैन से एक ही डाटा बस लेंगे, और उसमें एक ही करके आप अपनी बिट्स को भेजेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी मैं आपको एक क्लियर पिक दिखाती हूँ, हम उससे समझेंगे इसको। का इंटरनल आर्किटेक्चर, तो जब भी आपको एग्जाम में आएगा कि इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085, तो आपको ये बनाना है। जितना देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ईजी है। ठीक है। सबसे पहले आप एक ऐसी लाइन लेंगे जिसको आप बोलेंगे कि वो 8 बिट इंटरनल डाटा बस है। ठीक है। 8 बिट की डाटा बस होती है, एड्रेस बस 16 बिट की होती है, और डाटा बस आपकी 8 बिट की होती है, आपको याद रखना है। तो एक 8 बिट की इंटरनल डाटा बस है। इसको थोड़े से पार्ट को हम एक मतलब यू कैन से ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। क्या है, सपोज आपका एक कोई रोड है जिस पे आपका हमेशा कभी कभी मतलब भंडारा लगता है स्पेसिफिक डे को। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और टेम्प नाम के दो लोग रजिस्टर्ड हैं ये काम करने के लिए। ठीक है। एक्यूमुलेटर और टेम्प नाम के दो लोग रजिस्टर्ड हैं, और वो ये काम हमेशा करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आलू की सब्जी बनाते हैं, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। और दोनों अपना 100% देंगे। तो ये इधर एरो आ गया, क्योंकि दोनों अपना 100% दे रहे हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि अब की बार हमने ऐसे बनानी है आलू की सब्जी कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सब लोग, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना, अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो झंडे लगा लेना एक तरीके से, तो इस टाइप से। तो यहाँ पर फ्लैग, अब जो आपका ALU होता है उसमें फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके में, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो इंटरनली डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ये फ्लैग फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं, या फ्लैग रजिस्टर भी बोल सकते हैं, इनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये 5 का होता है। ठीक है। ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट, और ये 5 बिट। तो ये अपने आलू की सब्जी इसको भेजते हैं। ठीक है। फिर ये चेक करके वापस भेज देता है। फाइन। अब जो ये रोड है, इस पर कौन आ जा सकता है, एक्यूमुलेटर आ जा सकता है। ठीक है। बट जो टेम्प है, जो आपका रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ आता है इस पे से, वो जाता नहीं है। ठीक है। और जो फ्लैग है वो भी इससे कनेक्ट होगा, ALU भी कनेक्ट है, फ्लैग भी कनेक्ट है।
ठीक है, दोबारा देखते हैं। एक रोड है, 8 बिट रोड है, ठीक है, उसमें हर बार कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है जिसमें एक्यूमुलेटर और टेम्प नाम के जो पीपल है वो रजिस्टर्ड है। एक्यूमुलेटर इस बस से आ भी सकता है, जा भी सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड वाला इंसान है वो सिर्फ आता है इससे। ठीक है, और फिर वो दोनों क्या करते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं जिसमें वो अपना 100% देते हैं। तो आपकी एरोस इस तरीके से होंगी। ठीक है, वो फ्लैग से बात करते हैं, उसको कुछ भेजते हैं, कुछ सब्जी भेजते हैं, और फिर वो उन्हें चेक करके वापस भेज देता है। फाइन। और अब जो ये हमारी डाटा बस है, इससे फ्लैग वापस चला जाता है फिर, और ALU भी चला जाता है, मतलब आलू भी मतलब चला ही जाएगा क्योंकि रोड पे ही सब होना है वो। ठीक है, और यहाँ से फ्लैग भी। तो ये इतना पोर्शन आपको याद हो गया होगा। अब हम जानते हैं कि हर चीज को एक कंट्रोल किया जाता है, कुछ टाइमिंग एंड कंट्रोल हर चीज की होती है। ठीक है, तो ये आपको एक टाइमिंग एंड कंट्रोल का बनाना है। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कंट्रोल सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, ठीक है, और DMA कंट्रोलर, यहाँ पर सारे कंट्रोल होंगे। कंट्रोल और स्टेटस और टाइमिंग यहीं पर होती है। ठीक है, तो और पावर सप्लाई भी आपकी यही होगी। पावर सप्लाई 5 वोल्ट है जिसमें आपके ग्राउंड है। ठीक है, और टाइमिंग के लिए मतलब आपका क्लॉक्स, क्लॉक कहाँ से आते हैं, आपके क्रिस्टल ओसिलेटर से, X1 और X2 से। तो X1 और X2, ठीक है, क्लॉक आउट। और उसके अलावा कंट्रोल सिग्नल्स आ गए आपके, ये स्टेटस भी आएगा यहाँ पर, और कंट्रोलर है तो DMA के भी यहाँ पर होल्ड और HLD आएंगे। और उसके अलावा आपका यहाँ पर क्या आएगा, रीसेट आएगा। ठीक है, बस आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है। ये कंट्रोल में कौन से होते हैं, स्टेटस में कौन से होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और आपको ये लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा इतना पोर्शन क्या हो गया, याद। नेक्स्ट, इंटरप्ट कंट्रोल। अब हर चीज में कुछ ना कुछ इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट आ भी सकता है, जा भी सकता है। ऐसे ही सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, वो आ भी सकता है और जा भी सकता है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में क्या थे हमारे पास, दो ही थे, SID SOD। इंटरप्ट में 5 इंटरप्ट थे, ये आप याद करेंगे। ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTA एंड INTR। ठीक है, उसके अलावा अब ये आ जा सकता है, ये भी आ जा सकता है, सिंपल। अब देखो, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल है वो आपका हर किसी से कनेक्टेड है, वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, और आपके इंटरप्ट कंट्रोल से। अब नेक्स्ट है, अब जो लोग जाते हैं वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ये क्या करता है, कुछ रजिस्टर्ड इंसान लेता है जो इस रोड पर आने जाने वाले लोगों से इंस्ट्रक्शन लेता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड लेकर आएगा, और वो किसको दे देगा, एक इंस्ट्रक्टर डिकोडर को और मशीन साइकिल को। ठीक है, इंस्ट्रक्टर डिकोडर एंड मशीन साइकिल को, और वो किसको दे देते हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल को, कि भाई कुछ और कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फाइन। अब ये इतना आपको याद हो गया। अब बचा ये वाला पोर्शन सिर्फ। ठीक है, तो इसको कैसे याद करना है, बेसिकली इसको याद करने की सच बताऊं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। अब हम आगे 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ेंगे, और ये वो प्रोग्रामिंग मॉडल ही है। ठीक है, बस एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि रजिस्टर एरे होता है। रजिस्टर एरे अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से एक एड्रेस बस होगी और एक डाटा बस होगी, डाटा एड्रेस बफर होंगी। ठीक है, जहाँ से एड्रेस AD7 से AD0 एड्रेस डाटा बस है। ठीक है, ये किससे अटैच है, बफर से। एड्रेस डाटा बस बाई डायरेक्शनल है, इसलिए ऐसा एरो पहले हम देख चुके हैं। और जो एड्रेस वाली होंगी वो यूनिडायरेक्शनल होंगी, हाई ऑर्डर की। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इंटरनल आर्किटेक्चर था 8085 का। ठीक है, ये भी मैं नोट्स के साथ आपको शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं 8085 प्रोग्रामिंग मॉडल। अब देखो, ये ABCD स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, ये एकदम यही है, सिर्फ आपको यही चीज बनानी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है, उसमें हम थोड़ा प्रोग्रामिंग लेवल पर आएंगे। अब देखो, हार्डवेयर वाला हमारा सारा पोर्शन कवर हो चुका है, अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग पोर्शन देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा आपका एक्यूमुलेटर, जिसके अभी हम इतनी देर से एक्यूमुलेटर बोलते रहते हैं। दूसरा होता है फ्लैग रजिस्टर, जो मैंने अभी आपको इंटरनल आर्किटेक्चर में बताया। फिर होता है B, C,
DEHL, ये सारे आपके रजिस्टर हैं और ये सारे 8 बिट के होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर ये दोनों आपके होते हैं 16 बिट के, ठीक है। यहाँ आपकी डाटा बस और एड्रेस बस तो होंगी, 8 लाइन डाटा बस की होती हैं और एड्रेस बस के लिए आपकी 16 होती हैं, ठीक है। हाँ, वो 8 इसमें होती हैं, 8 इसमें, वो मल्टीप्लेक्स्ड हो जाती है, वो अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैग रजिस्टर, जो अभी हमने यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर की बात की है, उसी फ्लैग रजिस्टर को देख लेते हैं, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का होता है, सब 8 बिट के हैं, बस आपका ये जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम काउंटर है, ये दोनों क्या होंगे आपके 16 बिट के होंगे, बाकी सब आपका 8 बिट का है। तो फ्लैग रजिस्टर में आपके कितने होंगे, 8 बिट होंगे। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 0, D0 मतलब बिट है ये, सिंपल आप 0 1 2 3 4 5 6 7 भी लिख सकते हैं, मैंने D से डिनोट किया है यहाँ पर, ठीक है। पहला होता है CY, फिर एक स्पेस छोड़ देना, फिर P, फिर एक स्पेस, फिर AC, फिर एक स्पेस, फिर Z और S। अब ये SZ AC क्या लिखा हुआ है, बेसिकली है क्या, तो अब हम इसको भी 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रजिस्टर को देखेंगे, प्रोग्रामिंग मॉडल को अभी हम डिटेल में देखते हैं, अभी हमने बेसिक ओवरव्यू देखा है। रजिस्टर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर थे हमारे पास 8 बिट को डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, BCDEHL। अगर मान लो, अब देखो हमने कहा ये सारे 8 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, सपोज मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है जो 16 बिट का है, तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर हम इनको पेयर में यूज कर लेंगे, जैसे BC को यूज कर लिया, DE को यूज कर लिया, HL को यूज किया, ठीक है। तो स्टोर 16 बिट डाटा हम क्या यूज करेंगे, पेयर बना लेंगे इनका, फाइन। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर भी आपका 8 बिट रजिस्टर होता है और ये ALU का पार्ट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का पार्ट होता है, फाइन। यूज टू स्टोर 8 बिट डाटा, ये किस लिए यूज किया जाता है, 8 बिट डाटा को स्टोर करने के लिए। डेफिनेट सी बात है, अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट के डाटा को ही स्टोर कर सकता है, ठीक है। जो रिजल्ट है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के, वो हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर होते हैं, फाइन। और इसको हम किससे आइडेंटिफाई, मतलब अभी हमने डिनोट भी किया था, इसको हम A से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग में अभी हमने देखा था Z मतलब होता है 0। जब आप अरिथमेटिक कर रहे हैं, अरिथमेटिक का मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज मैंने एक 4 बिट का डाटा लिया, दूसरा 4 बिट का डाटा लिया, और मैंने कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है और मेरा रिजल्ट 0 आ जाए, तो मेरा ये 0 फ्लैग है जो, वो इनेबल हो जाएगा। जब Z 0 कब होगा, 1 का मतलब होता है इनेबल होना, इनेबल मतलब वो एक्टिव होना, फाइन। तो 0 फ्लैग कब इनेबल होता है, जब उस रिजल्ट 0 आता है। नेक्स्ट इज CY, कैरी। कैरी अगर 1 आई, कैरी 1 कब होगा, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन एक कैरी देगा रिजल्ट में, ठीक है। आपने कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो अगर आपका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट में कैरी आता है, तो आपका कैरी इनेबल हो जाएगा। साइन, अब देखो साइन के लिए क्या होता है, साइन वैसे 0 होगा, 1 कब होगा, मतलब इनेबल कब होगा, जब मेरी D7 मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है मेरी, जो 8th बिट है जिसे आप D7 से डिनोट करते हैं, वो 1 होगी रिजल्ट में, ठीक है। 1 का मतलब होता है नेगेटिव होना, फाइन। होप आपने ये सब पढ़ रखा, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आपको जो सिंपल सी बात है कि अगर 1 है तो साइन आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद पैरिटी, जो रिजल्ट है अगर उसमें 1 का काउंट ओड है तो पैरिटी फ्लैग इनेबल नहीं होगा, अगर 1 का काउंट इवन है तो पैरिटी फ्लैग इनेबल हो जाएगा, मतलब पैरिटी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी कैरी। इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन अ कैरी इज जनरेटेड बाय डिजिट। अब देखो जब आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इससे इस वाली बिट पर कैरी जाएगा, मतलब पहली 4, ये पहली 4 है, ठीक है, और उसके बाद ये 4, अगर पहली 4 से
मतलब इस D3 से अगर इस D4 पे कोई कैरी जा रहा है एक निब्बल से, लोअर निब्बल से हायर निब्बल पे अगर कैरी जा रहा है, निब्बल मतलब 4 बिट, तो इसलिए मैं इसको लोअर निब्बल बोल रही हूँ और इसको मैं हायर निब्बल बोल रही हूँ। अगर लोअर निब्बल से हायर निब्बल पे कैरी जा रहा है तो उसे ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं, ठीक है। और अगर जाएगा तो ही फ्लैग क्या होगा, आपका सेट होगा, सेट बोल लीजिए या इनेबल बोल लीजिए, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन होती है नो जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इनको भी हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इस फ्लैग से रिलेटेड नहीं होती। ये फ्लैग मेनली बीसीडी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है आपका, 16 बिट का रजिस्टर है। अब 16 बिट का रजिस्टर है, देखो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, ये एड्रेस को होल्ड करके रखता है। एड्रेस किस चीज का, मेमोरी का एड्रेस। मैंने आपको बताया था जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक है। और 16 ही आपकी एड्रेस लाइन है, मतलब 16 बिट की ही आपकी एड्रेस लाइन होती है। तो जो ये प्रोग्राम काउंटर है ये किसको होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। इट इज यूज टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली क्या होता है, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई कमांड है, ठीक है, उनको सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। कैसे, देखो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करता है जिससे हमें नेक्स्ट बाइट को लेना है, ठीक है। सपोज क्या कह रही हूं मैं, ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये आप कैसे वर्टिकल बना लीजिए, हॉरिजॉन्टल बना लीजिए, कैसे। अभी आपका कोई भी डाटा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर आपका क्या कर रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है। तो आपके पास एक प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है, ये आपका प्रोग्राम काउंटर है, फाइन, जिसमें आप कहाँ का एड्रेस रखेंगे, मान लो इसका एड्रेस 1 है, ठीक है, और इसका एड्रेस 2 है, तो इसमें आप 2 का एड्रेस स्टोर करेंगे, फाइन। प्रोग्राम काउंटर में आप उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखते हैं जिससे आपको नेक्स्ट बाइट को फैच करना है। अब इसके बाद इसी पर आना है, ठीक है, तो नेक्स्ट बाइट को यहाँ से फैच करना है, फैच मतलब लेना। When a byte is fetched, the program counter is increment by 1 to point to next memory location। क्या कह रहे हैं कि जब देखो 2 का डाटा ले लेगा माइक्रो प्रोसेसर, 2 से फेच कर लेगा बाइट को, ठीक है, डाटा हमेशा बाइट में ही होता है, फाइन। तो जब वो यहाँ से डाटा ले लेगा तो जो प्रोग्राम काउंटर है ये क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 हो गया, मतलब इस पे आ गया ये, फाइन। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को। तो इस तरीके से ये क्या करके रखता है कि जो अभी आपकी इंस्ट्रक्शन है कैसे एग्जीक्यूट होंगे उनको सीक्वेंस करके रखता है। नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। ये किसको पॉइंट करता है, एक मेमोरी लोकेशन को रीड राइट मेमोरी में, जिसे आप स्टैक बोलते हैं, फाइन। स्टैक क्या है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। तो जो स्टैक का टॉप होता है उसको पॉइंट करता है, जो उसे आप बोलते हैं स्टैक पॉइंटर, फाइन। तो ये आपका स्टैक पॉइंटर है और प्रोग्राम काउंटर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके पिन कॉन्फ़िगरेशन है, हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था जो हमारा वो कवर हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरप्ट्स। अभी हम इंटरप्ट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। इंटरप्ट्स में क्या है, इंटरप्ट्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंटरप्ट्स होते हैं जो आपके अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। अब इंटरप्ट्स को हम थोड़ा डीप में देखते हैं। इंटरप्ट्स बेसिकली अलग अलग बेसिस पर डिवाइड होती हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सी मास्केबल इंटरप्ट्स वे इंटरप्ट्स होते हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, या डिले कर सकते हैं, फाइन। तो ये वाली इंटरप्ट्स इग्नोर हो सकती हैं या यू कैन से डिले की जा सकती है। नॉन मास्केबल मतलब नहीं कर सकते, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते।
तो जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होती हैं वो आपकी ट्रैप है। बाकी सारी जो 4 इंटरप्ट्स बच गई हैं RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये सारी आपकी मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, देखो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, एक्सप्लेन इंटरप्ट्स ऑफ 8085। कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आप इंटरप्ट की डेफिनेशन लिखेंगे। अनवांटेड अनडिजायर्ड सिग्नल्स हैं जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को आते हैं। उसके बाद टाइप लिखेंगे। फर्स्ट टाइप आप लिखेंगे मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। सेकंड टाइप आप लिखेंगे वेक्टर इंटरप्ट एंड नॉन वेक्टर इंटरप्ट। अब देखो, जिन इंटरप्ट्स को एक एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत हो उन्हें बोलते हैं वेक्टर, सॉरी नॉन वेक्टर। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, वेक्टर्ड का मतलब है किसी हार्डवेयर की जरूरत नहीं होना, वेक्टर्ड है। नो एक्सटर्नल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड, इसमें आपकी सारी आती हैं एक्सेप्ट वन, INTR। फाइन। तो जो आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर की जरूरत होती है और एक INT सिग्नल की जरूरत होती है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल की। तो इसको बोलते हैं आप INTR, नॉन वेक्टर्ड में आती है। ठीक है, इसको इसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो कौन सी इंटरप्ट मास्केबल होगी, अभी हमने पढ़ा मेन इंपोर्टेंट हमारी होती है मास्केबल और नॉन मास्केबल। कौन सी इंटरप्ट मास्केबल होगी, कौन सी नहीं होगी, इसको भी डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होता है सिम। सिम क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क। ये एक 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 8 बिट की, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको LS भी बोलते हैं, लो सिग्निफिकेंट बिट, इसको MS भी बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, 8 बिट की है। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो जो सिम है उसका वर्क क्या है, वो करता क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, ये हम इस सिर्फ इस बॉक्स से समझ जाएंगे। कुछ भी क्रैमिंग का नहीं, बहुत ज्यादा इजी। कैसे, 7.5, 6.5, 5.5 लिख लेना है। ठीक है, इंटरप्ट को मास्क करने की बात चल रही है तो यहाँ M लगाएंगे। ठीक है, ये RST 7.5 को मास्क करने के लिए यूज होता है, ये 6.5 को मास्क करने के लिए, ये 5.5 को मास्क करने के लिए। ठीक है, अब मास्क कैसे होगी, जब इस बिट पे 1 आएगा तो ये मास्क हो जाएगी। मास्क मतलब डिसेबल हो जाएगी, मतलब इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, और अगर 0 आएगा तो ये अवेलेबल होगी, फिर माइक्रो प्रोसेसर को इसको लेना पड़ेगा, मतलब जो भी ये इंटरप्ट आई है उसको देखना पड़ेगा पहले। फाइन। तो ये था हमारा M7.5, 6.5, 5.5। अगर मुझे इन तीनों को एक साथ इनेबल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MSC, मास्क सेट इनेबल, MSC का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ सिम का, कि ये इंटरप्ट 7.5, 6.5, 5.5 को मास्केबल और नॉन मास्केबल करने में हेल्पफुल है। मतलब ये डिसाइड करेगी कि जो मेरी 3 इंटरप्ट्स हैं ये मास्केबल होंगी या नॉन मास्केबल होंगी। ठीक है, मतलब हम इनको मास्क करेंगे या नहीं करेंगे, मेन पॉइंट ये है। मास्केबल नॉन मास्केबल नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे कि मास्क होंगी या नहीं होंगी। नेक्स्ट इज R7.5। ठीक है, ये क्या है, ये 7.5 को रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। R मतलब रीसेट। जो आपकी RST 7.5 है, ये है आपकी जो RST 7.5 इंटरप्ट्स हैं, अगर आपको उसको रीसेट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट करता है RST 7.5। ठीक है, ये आपकी खाली होती है, मतलब इग्नोर होती है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ देखेंगे पहले SOD, सीरियल आउटपुट डाटा। ठीक है, कोई आउटपुट लेना है आपको तो उसके लिए ये होता है, और इसको इनेबल करने के लिए आपके पास यहाँ होता है SDE। ठीक है, SD को क्या बोलते हैं, सीरियल डाटा इनेबल। फाइन। तो इसके फंक्शन क्या हुए, फंक्शन में ये लिखेंगे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट मतलब 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है, और ये यूज कर जाती है RST 7.5, 6.5, 5.5 इंटरप्ट्स को मास्क करने के लिए। ठीक है, और RST 7.5 जो ये हमारी ये वाली इंटरप्ट है इसको रीसेट करने के लिए, और उसके अलावा सीरियल आउटपुट डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ आपका सीरियल आउटपुट आएगा। फाइन।
अब इसी तरीके से एक होता है रिम, रीड इंटरप्ट मास्क। अब इसकी क्या जरूरत थी, वो सेट इंटरप्ट मास्क था, ये रीड इंटरप्ट मास्क है। देखो कई बार हमारे पास बहुत सारी इंटरप्ट्स आती हैं, उसमें से कुछ इंटरप्ट्स होती हैं वो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो सर्व कर चुका होगा, कुछ अभी हो रही होंगी और कुछ पेंडिंग होंगी। तो जो ये रिम इंस्ट्रक्शन होती हैं ये भी 8 बिट की है, मतलब 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। ये बताती है कि कौन सी इंटरप्ट पेंडिंग है कौन सी नहीं है, ठीक है। पेंडिंग इंटरप्ट्स को सेंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है रिम इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू सेंस दीज पेंडिंग इंटरप्ट्स। तो इसमें भी हमें सिर्फ ये एक सिंपल सा डायग्राम यूज कर लर्न करना है और उससे फंक्शन पता लग जाएंगे। देखो ये तो वही सेम है, M7.5, M6.5, M5.5, ठीक है। अगर ये 1 होंगे तो मास्क है, अगर 0 होंगे तो इनेबल है, ये सिम वाला मैच करता है, ठीक है। उसके बाद उसमें था यहाँ पर SE, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। उसमें क्या था यहाँ पर MSE, मतलब मास्क सेट इनेबल, ठीक है। अगर हमें सबको इनेबल करना है या सबको डिसेबल करना है तो फिर हम MSE का यूज करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, IE, इंटरप्ट इनेबल, ठीक है। उसके बाद I5.5, I6.5, I7.5। अब देखो इनका मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब कि जो 7.5 इंटरप्ट है, 6.5 इंटरप्ट है, 5.5 इंटरप्ट है वो पेंडिंग है, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, देखो यहाँ से तो हमें क्या पता लगा है कि इंटरप्ट्स को मास्क करने के लिए, ठीक है, यहाँ से हम बता रहे हैं कि इंटरप्ट हमारी मास्क है या नहीं है। दूसरा क्या बता रहे हैं कि RST 7.5, 6.5, 5.5 पेंडिंग है या नहीं है, ठीक है। और एक होती है SID, उसमें आउटपुट डाटा के लिए था और इसमें इनपुट डाटा के लिए है, ठीक है। जब हमें कोई भी डाटा रिसीव करना होता है तो उसके लिए हम SID है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एड्रेसिंग मोड से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन कराती हूँ एक बार, फाइन। ये मेमोरी इंटरफेसिंग है, इसको हम सेपरेट वीडियो में समझने वाले हैं। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकते हैं आप इसको, तो हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बाकी हम कंप्लीट अपना 8085 को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले एड्रेसिंग मोड का क्वेश्चन हर बार आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते हैं। देखो एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ टास्क ऑन स्पेसिफाइड डाटा। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक कमांड है जो हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक टास्क कर सके एक डाटा पर, ठीक है। अब हर इंस्ट्रक्शन को दो चीज की जरूरत होती है, एक ओप कोड, एक ऑपरेंड। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, एक ओप कोड होता है, एक ऑपरेंड होता है। ओप कोड बताता है कि आपको कौन सा टास्क करना है, जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया था तब MVI मूव करना, या MOV मूव होता है, MVI मूव इमीडिएट होता है। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे जब हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को मतलब टास्क को बताएगा कि क्या टास्क करना है, उसे ओप कोड बोलते हैं, और जो डाटा को बताई उसे आप ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब 3 तरह के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। जब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द ओप कोड एंड ऑपरेंड इन द सेम बाइट, मतलब आपकी एक बाइट होगी, जैसे ये ऐड बी है, ये आपकी एक बाइट है, ठीक है। इसी में आपका ओप कोड भी है, इसी में आपका ऑपरेंड भी है। कैसे, देखो ऐड बी से मतलब क्या, इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, ठीक है। ये जो बी का कंटेंट है, एक रजिस्टर बी है, उसके कंटेंट को ऐड करेंगे ए में, एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन ए। अब देखो कैसे रिजल्ट ऑटोमेटिक ए में स्टोर हो गया, हमने पहले ही कहा था अरिथमेटिक, मतलब जो भी एडिशन है सब्ट्रैक्शन है उन सब का रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे। नेक्स्ट इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन द फर्स्ट बाइट जो आपकी पहली बाइट होगी, जैसे ये वाली है, ठीक है, ये आपके ओप कोड को बताएगी,
एंड द सेकंड बाइट, अब देखो 2 बाइट है तो पहली ऑप कोड को बताएगी, दूसरी किसको बता देगी, आपके ऑपरेंड को। अब इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले ये जो डाटा है हमारा 32H, H क्या होता है, हेक्साडेसिमल को शो करता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। तो 32H इस 8 बिट डाटा को किस में लोड करो, पहले ए में, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। उसके बाद जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन यू कैन से प्रोवाइड करते हैं वो होती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ना हेक्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। MVI-A का 3EH होता है और 32 तो आपका 32 ऑलरेडी हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। MVI-A को आप 3E भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको, ये वाला पोर्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। बस आप इतना याद करेंगे कि इसमें से ये पहला है, एक बाइट है, और कोड को दिखा रहा है, दूसरा है वो किसको दिखा रहा है, ऑपरेंड को दिखा रहा है। नेक्स्ट इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो पहला होगा वो कोड को दिखाएगा, ठीक है, और जो 2 बाइट बच गए हैं वो 16 बिट के एड्रेस को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि LDA 2050, ये LDA है, LD जो भी है, इन सब इंस्ट्रक्शंस को भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली LDA क्या है, LD मतलब लोड करना, A मतलब एक्यूमुलेटर, ठीक है। जो भी, अब देखो इसमें 2050 है, ठीक है, इसमें 4 है, 4 डिजिट्स हैं, इसका मतलब 16 बिट है, ये एक एड्रेस की बात हो रही है। जो भी इस एड्रेस पे 2050 एड्रेस है, डाटा होगा, यू कैन से कंटेंट होगा, वो किस में लोड हो जाए, एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए, ठीक है। ऐसे आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। फाइन। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने एड्रेसिंग मोड पे और उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो काफी इजी भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड क्या है, अब देखो हर इंस्ट्रक्शन को डाटा की जरूरत है, ये हम देख चुके हैं कि इंस्ट्रक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ओप कोड, एक ऑपरेंड, ऑपरेंड बोल लो या डाटा बोल लो, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शन को डाटा की जरूरत होती है जिसपे वो ऑपरेट कर सके, जिसपे वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो एक इंस्ट्रक्शन को हम कैसे डाटा देते हैं, इसी टेक्निक को हम बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। फाइन, रिपीट करती हूँ मैं, देखो हमें पता है हर इंस्ट्रक्शन को किसकी जरूरत होती है, डाटा की, ठीक है। तो हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से डाटा दे रहे हैं, उस चीज को एड्रेसिंग मोड बोला जाता है। फाइन, तो ये आपकी टोटल 5 टाइप की होती है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। सबसे पहले मैं कराती हूँ आपको इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, in this mode of addressing the operand or you can say data is specified in the instruction itself। अब देखो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने एक कमांड लिखी MVI, इसका मतलब है मूव इमीडिएट A,05H। अब देखो इसमें जो मैंने डाटा था ना वो इस इंस्ट्रक्शन में ही लिख दिया, जब मैं अपने डाटा को इंस्ट्रक्शन में लिख दूंगी तो उस एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मूव करो डाटा 05 हेनरी किसमें, एक्यूमुलेटर में। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ADI एड 06 हेनरी किसमें, किसके कंटेंट के साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, ये ADI का मतलब ही होता है। फाइन, ये आपकी इमीडिएट है, इमीडिएट का मतलब है कि आपने डाटा खुद से स्पेसिफाई कर दिया है। फाइन, उसके बाद आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप एड्रेस देते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में आप क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं कि देखो आपकी मेमोरी है उसमें एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। आप किसी भी एड्रेस पे एक डाटा लिख देंगे, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन में वो डाटा ना देने की बजाय आप क्या देंगे, एड्रेस देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कहाँ स्टोर करो दो, 2050 में, ठीक है। देखो STA क्या होता है, एक्यूमुलेटर का स्टोर करता है, ये एक्यूमुलेटर का स्टोर करेगा, और LDA क्या करता है, एक्यूमुलेटर में लोड करता है। तो ये काफी बार डिफरेंस आ जाता है, तो आपको ये याद रखना है।
ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल इसमें लिखा है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पता लग गया आपको, आप क्या देते हैं, मेमोरी एड्रेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड होता है वो आपका एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। ठीक है, जब आप रजिस्टर का यूज करते हैं, किसी जनरल पर्पस रजिस्टर का या एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड को आप रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, next is register indirect addressing mode. In this mode of addressing, the address of operand is specified by register pair. देखो, register direct में जो register addressing mode था उसमें आप क्या दे रहे थे, register का यूज कर रहे थे, register दे रहे थे एक instruction में। ठीक है, अगर आप register pair देते हैं, ठीक है, register pair specify करते हैं, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड, जो भी आपका ऑपरेंड का एड्रेस है अगर वो आपका रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई करता है, ठीक है, तो उसे आप रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले LXI H,2500। अब देखो यहाँ पर 2500 क्या है, 16 बिट का हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो ये H है वो किसको डिनोट कर रहा है, HL पेयर को। ठीक है, जब हमने पेयर की बात की थी तो वहां पर BC HL ये पेयर यूज करे थे, तो हम BC को सिर्फ B से भी डिनोट कर सकते हैं, HL को H से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था क्योंकि फिर उस टाइम क्वेश्चन आता कि अगर BC भी B से डिनोट हो रहा है और सिंपल B भी डिनोट हो रहा है B से ही, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो पेयर है या सिंपल रजिस्टर है। तो उसका आंसर यहाँ है, देखो ये कमांड बताती है। जैसे यहाँ LXI है, उसके साथ हमने क्या दिया है, एक 16 बिट का एड्रेस दिया है, तो इसका मतलब ये जो हमारा H है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, HL पेयर की तरह। तो HL पेयर को हम 2500 के साथ लोड कर देंगे। उसके बाद मूव A,M, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन HL पेयर टू एक्यूमुलेटर। अब देखो ये 2500 हमने HL पेयर में डाल दिया, तो जो भी HL पेयर में, ठीक है, एड्रेस है, HL पेयर में क्या एड्रेस था, 2500। ठीक है, उसके कंटेंट को किसमें, एक्यूमुलेटर में आप मूव कर दो। HLT होता है होल्ड स्टॉप, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप सिंपल ये याद रखेंगे कि जब हम रजिस्टर पेयर, जो एड्रेस है किसी भी ऑपरेंड का, वो रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई करे तो उसे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारी है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, जब हमें किसी ऑपरेंड की जरूरत ही ना पड़ी। ठीक है, हम कोई ऑपरेंड कोई डाटा दे ही ना, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन, अब कोई डाटा नहीं देंगे तो इंस्ट्रक्शन किस पे काम करेगी, एक्यूमुलेटर पे। इस तरीके के एड्रेसिंग मोड को बोला जाता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। जैसे CMA, ठीक है, ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, जो भी आपका एक्यूमुलेटर में कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 करना, 0 का 1 करना। ठीक है, तो ये मेमोरी इंटरफेसिंग हम बाद में करेंगे। अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं, एक बचता है इंटरप्ट्स, वो हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका काउंटर्स एंड टाइम डिले। ठीक है, काउंटर्स आर यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द इवेंट। जो काउंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपका इवेंट हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उसको आप मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि काउंटर्स ये देखते हैं कि आपका इवेंट कितनी बार हो चुका है। ठीक है, टाइम डिले आर इम्पोर्टेंट इन सेटिंग अप एक्यूरेट टाइमिंग बिटवीन टू इवेंट्स। मान लो आपके दो इवेंट हो रहे हैं, उनके बीच में एक्यूरेट टाइमिंग को सेटअप करने के लिए टाइम डिले का यूज किया जाता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। देखो, a counter is designed by loading an appropriate number into one of register and using INR instruction। देखो सिंपल समझते हैं, काउंटर का मतलब क्या है। सपोज जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी है, ठीक है, वहां पर आपका काउंटर्स यूज हो रहे होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम चलता है कि अभी 20, फिर 19, 18, ठीक है, इस तरीके से उसमें डिक्रीमेंट हो रहा होता है। 19 से 18 हुआ, 18 से 17, एक से डिक्रीमेंट हो रहा। ठीक है, तो काउंटर आप कैसे बना सकते हैं,
तो काउंटर आपकी बेसिकली यही चीज है जो आपके इवेंट को ट्रैक करके रखे, उसे आप काउंटर बोलते हैं। तो काउंटर कैसे बना सकते हैं? अ, कोई भी आपको नंबर है, देखो क्या है, काउंटर इज डिजाइंड बाय लोडिंग एन अप्रोप्रिएट नंबर इनटू वन ऑफ द रजिस्टर। आप कोई रजिस्टर लेंगे, उसमें एक नंबर लोड करेंगे। मान लो मैंने एक रजिस्टर लिया है बी, उसमें मैंने नंबर लिखा 5, ठीक है। और उसके बाद आप या तो INR इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे या DCR इंस्ट्रक्शन का। INR होती है इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन और DCR क्या करती है, आपकी एक से डिक्रीमेंट करती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एक काउंटर डिजाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक लूप का यूज करते हैं अपडेट करने के लिए काउंट को, और हर काउंट चेक होता है डिटरमाइन करने के लिए क्या वो फाइनल नंबर पे पहुंचा या नहीं। देखो समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज का मतलब क्या है, रजिस्टर में आपने अपना कोई भी नंबर रख दिया। मैंने रजिस्टर बी में 5 रखा है, ठीक है। उसके बाद वो डिस्प्ले होगा, मुझे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। फिर अपडेट होगा, अपडेट मतलब इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, जो भी मैंने लगाया होगा वो होगा, ठीक है। सपोज मैंने डिक्रीमेंट लगाया 4, क्या वो फाइनल काउंट है? अगर वो है तो रुक जाएगा, अगर नहीं है तो वो फिर से यहाँ पर चला जाएगा इस स्टेप पर। तो ये होता है काउंटर का बेसिक वर्क। अब ड्रॉबैक क्या है काउंटर का? डेट काउंटिंग इज परफॉर्म्ड एट सच हाई स्पीड दैट ओनली लास्ट काउंट कैन बी ऑब्जर्व। कि जो काउंटिंग है वो इतनी स्पीड से होती है कि सिर्फ हम लास्ट काउंट ही देख पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें हर एक काउंट देखना है, तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? कुछ ऐसा चाहिए जो स्पीड को कम कर सके, मतलब कुछ टाइम में डिले करे। तो वहां से हमारे पास आते हैं टाइम डिले। तो टाइम डिले भी कैसे बनाए जाते हैं? रजिस्टर इज लोडेड विद अ नंबर डिपेंडिंग अपॉन द टाइम डिले रिक्वायर्ड। एक रजिस्टर है, उसे आप एक नंबर से लोड करेंगे, कितने नंबर से? जितने टाइम का आपको डिले चाहिए। एंड देन द रजिस्टर इज डिक्रीमेंट अंटिल इट रीचेस 0। और उसके बाद वो जो रजिस्टर है आपका, मान लो आपने रजिस्टर को 5 से क्या किया है, लोड किया है। लोड करने का मतलब रजिस्टर में 5 स्टोर किया है, ठीक है। उसके बाद आप उसको डिक्रीमेंट करते रहेंगे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, फिर 1, फिर 0, जब तक वो 0 ना पहुंच जाए। और ये आप कैसे करेंगे? लूप लगा के, ठीक है। और विद अ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले एक रजिस्टर को लोड किया, उसके बाद रजिस्टर को डिक्रीमेंट किया। अगर रजिस्टर 0 है तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो वापस से इस वाले स्टेप पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने टाइम डिले दिया है एक रजिस्टर का यूज करके, ठीक है। अब हम टाइम डिले दे सकते हैं एक रजिस्टर पेयर का यूज करके भी दे सकते हैं, तो ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं इंस्ट्रक्शन, जो हमारा है लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बेसिकली जो 8085 है उसमें आपका क्या होता है, 5 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। तो अभी हम वो देखते हैं। 8085 इंस्ट्रक्शन सेट। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 5 में डिवाइड होती है, मतलब 5 टाइप की होती है 8085 में। पहली होती है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, या यू कैन से डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन, इसे आप कॉपी इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉपी डाटा फ्रॉम अ लोकेशन कॉल्ड अ सोर्स टू अनदर लोकेशन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं, एक जगह से आपके डाटा को, एक लोकेशन से आपके डाटा को कॉपी करेंगी और कहीं दूसरी जगह आपके डाटा को रख देंगी। मतलब एक जगह से डाटा उठा रही हैं, कॉपी कर रही हैं और दूसरी जगह उसको सेव कर रही हैं। जहां से डाटा लेते हैं उसे सोर्स बोलते हैं और दूसरे को आप क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन विदाउट मॉडिफाइंग द कंटेंट। अब इसमें कंटेंट में कोई चेंज नहीं आता, जैसा डाटा उसने लिया था। मान लो एक रजिस्टर बी है, उससे 5 लिया और रजिस्टर ए में 5 स्टोर कर दिया, ठीक है। डाटा में कोई चेंज नहीं आएगा। इन टेक्निकल मैनुअल्स द टर्म डाटा ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, मतलब डाटा ट्रांसफर किस लिए यूज करते हैं हम, कॉपी करने के लिए, ठीक है। फाइन। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वेरियस टाइप की डाटा ट्रांसफर्स होती हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर बताए भी गए हैं। देखो जो डाटा ट्रांसफर है वो रजिस्टर्स के बीच में भी हो सकता है, बिटवीन रजिस्टर,
ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी इनटू रजिस्टर डी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि बी से ए में करना, तो रजिस्टर के बीच में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पेसिफाइड डाटा बाइट टू अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। अब रजिस्टर के बीच में हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं कि हम एक डाटा बाइट देंगे, ठीक है, और वो रजिस्टर में हम लोड कर देंगे। ये भी एक तरीके से कॉपी हुआ। उसके बाद क्या है कि हम एक मेमोरी लोकेशन से करेंगे, मतलब एक मेमोरी लोकेशन होगी जिसपे कोई डाटा स्टोर होगा, उसे हम रजिस्टर में कर देंगे। तो बिटवीन अ मेमोरी लोकेशन एंड अ रजिस्टर, या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में भी हो सकती है। फाइन। तो ये थी हमारी डाटा इंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। नेक्स्ट इज एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन वही है, आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। फाइन। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, 1 से होता है, ICR और DCR है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ, उन्हें बोलते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि एंड, और, एक्सक्लूसिव और। एंड गेट, और गेट, मतलब ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फाइन। नेक्स्ट इज रोटेट। Each bit in the accumulator can be shifted either left or right to the next position। मतलब अगर आपको accumulator में कोई भी बिट है उसको शिफ्ट करना है, तो फिर आप रोटेट का यूज कर सकते हैं। Compare any 8-bit number or the content of register or memory location can be compared for equity greater than or less than with the content of accumulator। मान लो क्या है, बेसिकली ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस है ये एक्यूमुलेटर के साथ ज़्यादा वर्क करती हैं। ठीक है। मान लो आपको कोई रजिस्टर है, उसमें 5 स्टोर है, और जो आपका एक्यूमुलेटर है उसमें 2 स्टोर है। तो एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू डेट रजिस्टर, और एक्यूमुलेटर कंटेंट ग्रेटर है या लेस है, तो अगर आपको ये चीज करनी है तो फिर आप कंपेयर का यूज करेंगे। और अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, 1 का 0 करना है, 0 का 1 करना है, तो फिर आप CMP जो हमने अभी पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रांचिंग ऑपरेशन। ब्रांचिंग ऑपरेशंस क्या होती हैं, जैसे अभी हमने जंप पढ़ा। कंडीशनल जंप्स आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग। दिस इंस्ट्रक्शन टेस्ट फॉर अ सर्टेन कंडीशन। देखो, जब आप ये जंप परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपके 0 और कैरी फ्लैग ये सब चेक होते हैं। ठीक है। उसके अलावा है आपका कॉल, रिटर्न, रीस्टार्ट, जैसे कि नाम ही बता रहा है। ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम आइदर बाय कॉलिंग अ, अब कॉल है, कॉल किसको करते हैं, सब रूटीन्स को। तो यहाँ पर सब रूटीन्स क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। सब रूटीन्स को आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ सेट है इंस्ट्रक्शन का जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मशीन कोड कंट्रोल ऑपरेशन। मशीन कंट्रोल में आपकी 3 आती हैं, होल्ड, इंटरप्ट और डू नथिंग। देखो, होल्ड का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मतलब स्टॉप करना प्रोग्राम का, और इंटरप्ट तो हम देख ही चुके हैं। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस थी। तो जो ये नोट्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।